साहित्य सरिता में मैं डॉक्टर बबीता जायसवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज एक और नई कहानी के साथ मैं आपके सामने मुखातिब हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष के हिंदी ऑनर्स के पाठ्यक्रम में एक कहानी संकलित है जिसका नाम है वापसी। इस कहानी की लेखिका है उषा प्रेमवदा, जो 7वें 8वें दशक की सशक्त कहानीकारों में से एक हैं। वापसी कहानी के अंतर्गत उषा प्रेमवदा जी ने परिवार में पनप रहे अजनबीपन की समस्या को उजागर किया है। परिवार में किस प्रकार से पत्नी के रहते हुए पति अजनबीपन का शिकार होता है क्योंकि वो रिटायर हो चुका है। परिवार के आपसी संबंध कैसे हैं, इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें सहज ही अंदाजा हो जाता है। आधुनिक जीवन की ये समस्याएं भले ही हमें बहुत छोटी लगे, लेकिन ये बहुत गहरे रूप में असर करती हैं हमारे परिवारों के बीच में। और हम इनसे बच भी नहीं पाते हैं और समाधान ढूंढ नहीं पाते हैं। लेकिन साहित्यकार तो हमेशा कोशिश करते ही रहते हैं कि अपनी कहानी के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से इन छोटी बड़ी समस्याओं को अपनी रचनाओं का हिस्सा बनाते हैं, जिससे कि हम पढ़ें और पढ़ाएं और लोगों तक इन कहानियों को पहुंचाएं जिनमें जीवन का कटु सच है। और जब हम किसी समस्या को दिखाते हैं तो उसका समाधान खोजने की तरफ हमारा दृष्टिकोण अपने आप ही उजागर होने लगता है। तो आइए मैं इस कहानी को आपके सामने रखती हूँ और जानते हैं इस कहानी के मर्म को, जो कि इस वापसी नाम से संबंधित है। गिरधर बाबू ने कमरे में जमा सामान पर एक नजर दौड़ाई। 2 बक्से, डोलची, बाल्टी। यह डिब्बा कैसा है गणेशी? उन्होंने पूछा। गणेशी बिस्तर बांधता हुआ कुछ गर्व, कुछ दुख, कुछ लज्जा से बोला, घरवाली ने साथ को कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं, कहा है बाबूजी को पसंद थे। अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे। घर जाने की खुशी में भी गिरधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया, जैसे एक परिचित, स्नेही, आदर में सहज संसार से उसका नाता टूट रहा हो। कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा, गणेशी बिस्तर में रस्सी बांधता हुआ बोला। कभी कोई जरूरत हो तो लिखना गणेशी, इस अगहन तक बिटिया की शादी कर दो। गणेशी ने अंगोछे के छोर से आंखें पोंछी। अब आप लोग सहारा न देंगे तो कौन देगा? आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता। गिरधर बाबू चलने को तैयार बैठे थे। रेलवे क्वार्टर का ये कमरा, जिसमें उन्होंने कितने वर्ष बिताए थे, उनका सामान हट जाने से कुरूप और नग्न लग रहा था। आंगन में रोपे पौधे भी जान पहचान के लोग ले गए थे और जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी। पर पत्नी बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना में यह बिच्छू एक दुर्बल लहर की तरह उठकर विलीन हो गया। गजेंद्र बाबू खुश थे, बहुत खुश। 35 साल की नौकरी के बाद वे रिटायर होकर जा रहे थे। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी जब वे अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। इसी आशा के सहारे वे अपने अभाव का बोझ ढो रहे थे। संसार की दृष्टि में उनका जीवन सफल कहा जा सकता था। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था। बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादियां कर दी थी। 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। गजेंद्र बाबू नौकरी के कारण प्राय छोटे स्टेशनों पर रहे और उनके बच्चे और पत्नी शहर में, जिससे पढ़ाई में बाधा ना हो पाई। गजेंद्र बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह के आकांक्षी भी थे, चाहते भी थे कि लोग उनसे प्रेम करें। जब परिवार साथ था, ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसते बोलते, पत्नी से कुछ मनोविनोद करते। उन सबके चले जाने से उनके जीवन में गहरा सूनापन भर उठा था। खाली क्षणों में उनसे घर में टिका नहीं जाता था। कभी प्रकृति के ना होने पर भी उन्हें पत्नी की स्नेहपूर्ण बातें याद आती रहती। दोपहर में गर्मी होने पर वह 1-2 बजे तक आग जलाए रहती और उनके स्टेशन से वापस आने पर गरम गरम रोटियां सेकती। उनके खा चुकने और मना करने पर भी थोड़ा सा कुछ और थाली में परोस देती और बड़े प्यार से आग्रह करती। जब वे थके हारे बाहर से आते तो उनकी आहट पावे रसोई के द्वार पर निकल आती और उनकी सलज आंखें मुस्कुरा उठती। गजेंद्र बाबू को तब हर छोटी बात भी याद आती और वे उदास हो बैठते। अब कितने वर्षों बाद यह अवसर आया है जब वे फिर उसी स्नेह और आदर के बीच रहने जा रहे थे। टोपी उतार कर गजाधर बाबू ने चारपाई पर रख दी। जूते खोलकर नीचे खिसका दिए। अंदर से रह रहकर कह कहों की आवाजें आ रही थी। इतवार का दिन था।
और उनके सब बच्चे इकट्ठे होकर के नाश्ता कर रहे थे। गजेंद्र बाबू के सूखे चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान आ गई। उसी तरह मुस्कुराते हुए बिना खांसे अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि नरेंद्र कमर पर हाथ रखे शायद गत रात्रि की जो पिछली रात्रि में फिल्म में देखे गए किसी दृश्य की या नृत्य की नकल कर रहा था। और बसंती हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। बसंती उसकी बेटी का नाम है। अमर की बहू को अपने तन बदन आंचल या घूंघट का कोई होश नहीं था और वह उन्मुक्त रूप से हंस रही थी। गजेंद्र बाबू को देखते ही नरेंद्र धप से बैठ गया और चाय का प्याला उठाकर मुंह से लगा लिया। बहू को होश आया और उसने झट से माथा ढक लिया। केवल बसंती का शरीर रह रहकर हंसी दबाने के प्रयत्न में हिलता रहा। गजेंद्र बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा, फिर कहा, क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही है? कुछ नहीं बाबूजी, नरेंद्र ने सिर बढ़ाकर कहा। गजेंद्र बाबू ने कहा कि वह भी इस मनोविरोध में भाग लेते, पर उनके आते ही जैसे सब कुंठित से हो गए, चुप हो गए। उससे उनके मन में थोड़ी सी खिन्नता उपज आई। बैठते हुए बोले, बसंती, चाय मुझे भी देना। तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी चल रही है क्या? बसंती ने माँ की कोठरी की ओर देखा। अभी आती ही होंगी, और प्याले में उनके लिए चाय छानने लगी। बहू चुपचाप पहले ही चली गई थी। अब नरेंद्र भी चाय का आखिरी घूंट पीकर उठ खड़ा हुआ। केवल बसंती पिता के लिहाज में चौके में बैठी माँ की राह देखने लगी। गजेंद्र बाबू ने एक घूंट चाय पी, फिर कहा, बेटी चाय तो फीकी है, लाइए चीनी और डाल दे। बसंती बोली, रहने दो, तुम्हारी अम्मा जब आएगी तभी पी लूंगा। थोड़ी देर में उनकी पत्नी हाथ में अर्घ्य का लोटा लेकर निकली और अशुद्ध स्तुति कहते हुए तुलसी में डाल दिया। उन्हें देखते ही बसंती भी उठ गई। पत्नी ने आकर गजेंद्र बाबू को देखा और कहा, अरे आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहाँ गए? गजेंद्र बाबू के मन में फांसी करक उठी। अपने अपने काम में लग गए हैं, आखिर बच्चे ही हैं। पत्नी चौके में आकर बैठ गई। उन्होंने नाक मुंह चढ़ाकर चारों ओर झूठे बर्तनों को देखा, फिर कहा, सारे में झूठे बर्तन पड़े हैं। इस घर में धर्म कर्म कुछ नहीं, पूजा करके सीधे चौके में घुसो। फिर उन्होंने नौकर को पुकारा। जब उत्तर न मिला तो एक बार और ऊंचे स्वर में फिर पति की ओर देखकर बोली, बहू ने भेजा होगा बाजार। और एक लंबी सांस लेकर चुप हो गई। गजेंद्र बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार करते रहे और उन्हें अचानक ही गणेशी की याद आ गई। रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले वह गरम गरम पूरियां और जलेबी बनाता था। गजेंद्र बाबू जब तक उठकर तैयार होते थे, उनके लिए जलेबियां और चाय लाकर रख दिया करता था। चाय भी कितनी बढ़िया, कांच के गिलास में ऊपर तक लबालब भरी हुई होती थी। पूरे 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई। पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुंचे, गणेशी ने चाय पहुंचाने में कभी देर नहीं की। क्या मजाल कि कभी उसे कुछ कहना पड़े। पत्नी का शिकायत भरा स्वर सुन उनके विचारों में कुछ व्याघात पहुंचा और वो अपने विचारों से बाहर आए। वह कह रही थी, सारा दिन इसी खिचखिच में निकल जाता है, इस गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई, कोई जरा हाथ नहीं बटाता। बहू क्या क्या करती है? गजेंद्र बाबू ने पूछा। पड़ी रहती है, बसंती को तो फिर कहो कि कॉलेज भी जाना होता है। गजेंद्र बाबू ने जोश में आकर बसंती को आवाज दी। बसंती भाभी के कमरे से निकली तो गजेंद्र बाबू ने कहा, बसंती, आज से शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम पर है। सुबह का भोजन तुम्हारी भाभी बनाएंगी। बसंती मुंह लटकाकर बोली, बाबूजी, पढ़ना भी तो होता है। गजेंद्र बाबू ने प्यार से समझाया, तुम सुबह पढ़ लिया करो, तुम्हारी माँ बूढ़ी हुई, उनके शरीर में अब वह शक्ति नहीं बची है। तुम हो, तुम्हारी भाभी है, दोनों को मिलकर काम में हाथ बटाना चाहिए। बसंती चुप रही। उसके जाने के बाद उसकी माँ ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, कभी जी ही नहीं लगता। लगे कैसे? शीला से ही फुर्सत नहीं। बड़े बड़े लड़के हैं उनके घर में, हर वक्त वहां घुसा रहना मुझे नहीं सुहाता। मना करो तो सुनती नहीं है। नाश्ता कर गजेंद्र बाबू बैठक में चले गए। घर छोटा था और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी कि उसमें गजेंद्र बाबू के रहने के लिए कोई स्थान नहीं बचा था। जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थायी सा प्रबंध कर दिया जाता है, उसी प्रकार से बैठक में दो कुर्सियों को दीवार से सटा करके बीच में गजेंद्र बाबू के लिए पतली सी चारपाई डाल दी गई। गजेंद्र बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी कभी अनायास ही इस अस्थायित्व का अनुभव करने लगते कि जैसे कि वो अस्थायी हो यहाँ पर, कभी भी जाना पड़ सकता है। ऐसे उनके लिए चारपाई लगा दी गई थी। उन्हें याद हो आती उन रेलगाड़ियों की जो आती और थोड़ी देर रुककर किसी और लक्ष्य की ओर चली जाती। घर छोटा होने के कारण बैठक में सब अपना प्रबंध कर दिया गया।
उनकी पत्नी के पास अंदर एक छोटा कमरा अवश्य था, पर वह एक और अचारों के मर्तबान, दाल चावल के कनस्तर और घी के डब्बों से घिरा हुआ था। दूसरी ओर पुरानी रजाइयां दरियों में लिपटी और रस्सी से बंधी रखी थी। उसके पास एक बड़े से टीन के बक्स में घर भर के गर्म कपड़े थे। बीच में एक अलगनी बंधी हुई थी जिस पर प्राय बसंती के कपड़े लापरवाही से पड़े रहते थे। वे भरसक उस कमरे में जाते नहीं थे। घर का दूसरा कमरा अमर और उसकी बहू के पास था। तीसरा कमरा जो सामने की ओर था बैठक था। गजेंद्र बाबू के आने से पहले उसमें अमर के ससुराल से आया बेंत की 3 कुर्सियों का सेट पड़ा था। कुर्सियों पर नीली गद्दियां और बहू के हाथों के कड़े हुए कुशन थे। जब कभी उनकी पत्नी को कोई लंबी शिकायत करनी होती बच्चों के बारे में, तो अपनी चटाई बैठक में डाल के पड़ जाती थी। वह एक दिन चटाई लेकर के आ गई। गजेंद्र बाबू ने घर गृहस्थी की बातें छेड़ दी। वह घर का रवैया देख ही रहे थे। बहुत हल्के से उन्होंने कहा कि अब हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ खर्च कम होना चाहिए। सभी खर्च तो वाजिब वाजिब हैं, इसका पेट काटूं? यही जोड़ गांठ करते करते बूढ़ी हो गई हूँ। न मन का पहना न ओढ़ा। गजेंद्र बाबू ने आहत विस्मित दृष्टि से पत्नी को देखा। बहुत आहत हो गए और आश्चर्यजनक दृष्टि से देखा कि क्या कह रही है उनकी पत्नी। उनसे अपनी हैसियत छिपी नहीं थी। उनकी पत्नी तंगी का अनुभव करके उसका उल्लेख करती, यह स्वाभाविक था। ये सामान्य सी बात थी कि वो अपनी उस गरीबी का उल्लेख करती। लेकिन उनमें सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजेंद्र बाबू को बहुत खटक गया। उनसे यदि राय सलाह ली जाती कि प्रबंध कैसे हो, कैसे पैसा बचाया जाएगा, तो उन्हें चिंता कम और संतोष अधिक होता। लेकिन उनसे तो केवल शिकायत की जाती थी, जैसे परिवार की सब परेशानियों के लिए वही जिम्मेदार थे। तुम्हें किस बात की कमी है? अमर की माँ, घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं, सिर्फ रुपए से ही आदमी अमीर नहीं होता। गजेंद्र बाबू ने कहा और कहने के साथ ही अनुभव किया कि यह उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी, ऐसी कि उनकी पत्नी नहीं समझ सकती। हाँ, बड़ा सुख है ना बहू से। आज रसोई करने गई तो देखो क्या होता है, कहकर पत्नी ने आंखें मूंद ली और सो गई और सो गई। गजेंद्र बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रह गए। यही थी क्या उनकी पत्नी, जिसके हाथों के कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था। उन्हें लगा कि वह लावण्यमय युवती जीवन की राह में कहीं खो गई है और उसकी जगह आज जो स्त्री है वह उसकी मन और प्राणों के लिए नितांत अपरिचित है। वो उसे नहीं जानते, उनके लिए वो अपरिचित है। गाढ़ी नींद में डूबी उनकी पत्नी का भारी सा शरीर बहुत बेडोल और कुरूप लग रहा था। चेहरा श्रीहीन और रूखा था। गजेंद्र बाबू देर तक निस्संग दृष्टि से पत्नी को देखते रहे और फिर लेटकर छत की ओर ताकने लगे। अंदर कुछ गिरा और उनकी पत्नी हड़बड़ाकर उठ बैठी। लो, बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद, और वह अंदर भागी। थोड़ी देर में लौट कर आई तो उनका मुंह फूला हुआ था। देखा, बहू को चौका खुला छोड़कर आई बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी। सभी तो खाने को है, अब क्या खिलाऊंगी? वह सांस लेने को रुकी और बोली, एक तरकारी और 4 पराठे बनाने में सारा डिब्बा घी उड़ेकर रख दिया। जरा सा दर्द नहीं है, कमाने वाला हाथ तोड़े और यहाँ चीजें लूटे। मुझे तो मालूम था कि यह सब काम किसी की बस का नहीं है। गजेंद्र बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और बोलेगी तो उनके कान झंझना उठेंगे। होंठ भींच करवट लेकर उन्होंने पत्नी की ओर पीठ कर ली। रात का भोजन बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया था कि एक कौर तक न निगल सके। गजेंद्र बाबू चुपचाप खाकर उठ गए, पर नरेंद्र थाली सरका करके उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती तुनक कर बोली, तो ना खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद करता है? तुमसे खाना बनाने को कहा किसने था? नरेंद्र चिल्लाया। बाबूजी ने। बाबूजी को तो बैठे बैठे यही सूझता है। बसंती को उठाकर मां ने नरेंद्र को बनाया और अपने हाथ से कुछ बना करके खिलाया। गजेंद्र बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई और उसे खाना बनाने तक का शौर नहीं आया। अरे आता तो सब कुछ है, करना नहीं चाहती, पत्नी ने उत्तर दिया। अगली शाम माँ को रसोई में देख कपड़े बदलकर बसंती बाहर आई तो बैठक से गजेंद्र बाबू ने टोक दिया, कहाँ जा रही हो? पड़ोस में, शीला के घर, बसंती ने कहा। कोई जरूरत नहीं, अंदर जाकर पढ़ो, गजेंद्र बाबू ने कड़े स्वर में कहा। कुछ देर अनिश्चित खड़े रहकर बसंती अंदर चली गई। गजेंद्र बाबू शाम को रोज टहलने जाते थे। लौटकर आए तो पत्नी ने कहा, क्या कह दिया बसंती से? शाम से मुंह लपेटे पड़ी है, खाना भी नहीं खाया। गजेंद्र बाबू खिन्न हो आए।
उन्हें बुरा लगा। पत्नी की बात का उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि बसंती की शादी जल्दी कर देंगे। उस दिन के बाद बसंती पिता से बची बची से रहने लगी। जाना होता तो पिछवाड़े से जाती। गजेंद्र बाबू ने एक दो बार पत्नी से पूछा तो उत्तर मिला, रूठी हुई है। गजेंद्र बाबू को रोष हुआ, गुस्सा भी आया। लड़की की इतने मिजाज, जाने को रोक दिया तो पिता से बोलेगी नहीं। फिर उनकी पत्नी ने ही सूचना दी कि अमर अलग रहने की सोच रहा है। क्यों? गजेंद्र बाबू ने चकित होकर पूछा, क्यों अलग रहना चाहता है? पत्नी ने साफ साफ उत्तर तो दिया नहीं। अमर और उसकी बहू की शिकायतें बहुत थी। उनका कहना था कि गजेंद्र बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला तो हो तो कहीं बिठाने की जगह नहीं है। अमर को अभी वह छोटा सा समझते थे और मौके बेमौके टोक देते थे। बहू को काम करना पड़ता था और सास जब तब फूहड़ पर ताने देती रहती थी। हमारे आने से पहले भी ऐसी कभी बात हुई थी? विजेंद्र बाबू ने कहा कि क्या मेरे आने से पहले भी ऐसी कोई बात हुई थी जो उन्होंने अलग होने के लिए कहा था? पत्नी ने सिर हिलाकर बताया कि नहीं। पहले अमर घर का मालिक बनकर रहता था। बहू को कोई रोक टोक नहीं थी। अमर के दोस्तों का प्राय यही अड्डा जमा रहता था और अंदर से नाश्ता चाय तैयार होकर के आता जाता रहता था। बसंती को भी वही अच्छा लगता था। मतलब पहले घर का माहौल ऐसा था और अब रोक टोक होने लगी है आपकी वजह से, तो शायद इसलिए वो अलग होना चाहते हैं। गजेंद्र बाबू ने बहुत धीरे से कहा, अमर से कहो जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन वे सुबह घूम कर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है। अंदर जाकर पूछने ही वाले थे कि उनकी दृष्टि रसोई के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ी। उन्होंने ये कहने को मुंह खोला कि बहू कहाँ है, पर कुछ याद कर चुप हो गए कि अब कुछ नहीं कहना है। पत्नी की कोठरी में झांका तो अचार रजाइयां कनस्तरों के बीच अपनी चारपाई लगी पाई। गजेंद्र बाबू ने कोट उतारा और कहीं टांगने को दीवार पर नजर दौड़ाई। फिर उसे मोड़कर अलगनी की कुछ कपड़े खिसका करके एक किनारे टांग दिया। कुछ खाए बिना ही अपनी चारपाई पर लेट गए। कुछ भी हो, तन आखिरकार बूढ़ा ही है। शाम सुबह कुछ दूर टहलने अवश्य चले जाते थे, पर आते जाते थक उठते थे। गजेंद्र बाबू को अपना बड़ा सा क्वार्टर याद आ गया। निश्चिंत जीवन, सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की चहल पहल, चिर परिचित चेहरे और पटरी पर रेल के पहियों की खटखट जो उनके लिए मधुर संगीत की तरह थी। तूफान और डाक गाड़ी के इंजनों की चिंगाड़ उनकी अकेली रातों की साथी थी। सेठ रामजी मल के मिल के कुछ लोग कभी कभी पास में आ बैठते थे, वही उनका दायरा था, वही उनके साथी थे। वह जीवन अब उन्हें कोई खोई हुई निधि सा प्रतीत होने लगा कि जैसे कुछ खजाना गुम हो गया हो उनका। उन्हें लगा कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए। उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें से एक बूंद भी नहीं मिली उनको। लेटे हुए वे घर के अंदर से आते अलग अलग स्वरों को, विविध स्वरों को सुनते रहे। बहू और सास की छोटी सी झड़प, बाल्टी पर खुले नल की आवाज, रसोई के बर्तनों की खटपट और उसी में दो गुरैयों का वार्तालाप। और अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब घर की किसी बात में दखल नहीं देंगे। यदि गृह स्वामी के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह नहीं है तो यहीं पड़े रहेंगे। अगर कहीं और डाल दी गई तो वहां चले जाएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कहीं स्थान नहीं है तो अपने ही घर में परदेसी की तरह पड़े रहेंगे। और उस दिन के बाद सचमुच गजेंद्र बाबू कुछ नहीं बोले। नरेंद्र रुपए मांगने आया तो बिना कारण पूछे उसे रुपए दे दिए। बसंती काफी अंधेरा हो जाने के बाद भी पड़ोस में रही तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर उन्हें सबसे बड़ा गम यह था कि उनकी पत्नी ने भी उनमें कुछ परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया, देखा ही नहीं कि पति में कितना परिवर्तन आ चुका है। वो चुप हो चुके हैं। वह मन ही मन कितना भार ढो रहे हैं इससे वह अनजान ही बनी रही। पत्नी को कोई एहसास नहीं था इस बात का। वो देखना भी नहीं चाहती थी कि वो कितना बदल गए हैं, वो क्यों चुप हो गए हैं। कभी कभी वह कह भी उठती, ठीक ही है, आप बीच में ना पड़ा कीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा जो कर्तव्य था कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शादी कर देंगे। गजेंद्र बाबू ने आहत दृष्टि से पत्नी को देखा। उन्होंने अनुभव किया कि वह पत्नी और बच्चों के लिए केवल धन कमाने के निमित्त मात्र है। जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारिणी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उसके सामने वह दो वक्त भोजन की थाली रख देने से सारे कर्तव्य से छुट्टी पा जाती है। वह घी और चीनी के डब्बों में इतना रमी हुई है कि अब उसकी पूरी दुनिया, संपूर्ण दुनिया वही बन गई है। गजेंद्र बाबू उनके जीवन के केंद्र में नहीं है।
उन्हें तो अब उनकी शादी के लिए भी उत्साह बुझ गया है। किसी बात में हस्तक्षेप न करने के निश्चय के बाद भी उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग न बन सका। उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी असंगत लगने लगी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई। इतने सब निश्चयों के बावजूद भी एक दिन बीच में दखल दे बैठे। पत्नी स्वभाव के अनुसार नौकर की शिकायत कर रही थी, कितना कामचोर है, बाजार की भी चीज में पैसा बनाता है, खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। गजेंद्र बाबू को बराबर ही महसूस होता चला जा रहा था कि उनके घर का रहन सहन और खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज्यादा है। पत्नी की बात सुनकर कहने लगे कि नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है। पत्नी की बात सुनकर के उन्होंने कह दिया, छोटा मोटा काम है, घर में 3 मर्द हैं, कोई ना कोई कर ही देगा। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया। अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर को छुड़ा दिया है। क्यों? कहते हैं खर्च बहुत है। यह वार्तालाप बहुत सीधा सा था, पर जिस टोन में बहू बोली गजेंद्र बाबू को खटक गया। उस दिन जी भारी होने के कारण गजेंद्र बाबू टहलने नहीं गए। आलस्य में उठकर बत्ती भी नहीं जलाई थी। इस बात से बेखबर नरेंद्र माँ से कहने लगा, अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं? बैठे बिठाए कुछ नहीं तो नौकरी छुड़ा दिया। अगर बाबूजी यह समझे कि मैं साइकिल पर गेहूं रखकर आटा पिसाने जाऊंगा तो मुझसे यह नहीं होगा। हाँ अम्मा, बसंती का स्वर था, मैं कॉलेज में भी जाऊं और लौटकर घर में झाड़ू भी लगाऊं, ये मेरी बस की बात। बूढ़े आदमी हैं। अमर बुनबुनाया, चुपचाप पड़े रहे, हर चीज में दखल क्यों देते हैं? पत्नी ने बड़े व्यंग से कहा, और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को ही चौके में भेज दिया। पत्नी ने भी उसकी हाँ में हाँ, सुर में सुर मिला दिया। वह गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बनाकर रख दिया। बहू कुछ कहे इससे पहले वह चौके में घुस गई। कुछ देर में अपनी कोठरी में आई और बिजली जलाई तो गजेंद्र बाबू को लेटे हुए देखा और सिर पिटा गई कि इन्होंने पूरी बात सुन ली है। गजेंद्र बाबू की मुख मुद्रा से वह उनमें भावों का अनुमान नहीं लगा सकी कि वो किस भाव में लेटे हुए हैं। वह चुप आंखें बंद किए लेटे रहे। गजेंद्र बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए और पत्नी को पुकारा। वह भीगे हाथ लिए निकली और आंचल से पहुंचते भी पास आ खड़ी हुई। गजेंद्र बाबू ने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आए वही अच्छा है। उन्होंने तो पहले ही कहा था, मैंने ही मना कर दिया था। फिर कुछ रुककर जैसे बुझी हुई सी आग में एक चिंगारी चमक उठे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि तुम बरसों तुमसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूंगा। खैर परसों जाना है, तुम भी चलोगी? मैं? पत्नी ने सग पकाकर कहा, मैं चलूंगी तो यहाँ का क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर सियानी लड़की। बात बीच में काटकर गजेंद्र बाबू ने हताश स्वर में कहा, ठीक है, तुम यही रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा था, और गहरे मौन में डूब गए। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से जल्दी से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला लिया। गजेंद्र बाबू का टीन का बक्सा और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया गया। नाश्ते के लिए लड्डू और मठरी की डलिया हाथ में लिए गजेंद्र बाबू रिक्शे पर बैठ गए। एक दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली, फिर दूसरी ओर देखने लगे और रिक्शा चल पड़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलिएगा ना? बसंती ने उछलकर कहा, भैया हमें भी। गजेंद्र बाबू की पत्नी सीधे चौके में चली गई। बची हुई मठरियों को कटोरदान में रखकर अपने कमरे में लाई और कनस्तरों के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं है। और कहानी ही पे खत्म हो जाती है। इस कहानी में अजनबीपन और अनमनापन इतना गहराई तक व्याप्त है कि कोई सदस्य पिता से यह भी नहीं पूछता कि आप इस उम्र में काम क्यों करेंगे। पत्नी तक नहीं पूछती। और पत्नी से जब चलने के लिए गजेंद्र बाबू कहते हैं तो वो साफ मना कर देती हैं और घर परिवार की उसी काम का हवाला देती हैं जिसका वो हिस्सा बना रहना चाहती हैं, ना कि अपने पति के जीवन का हिस्सा। वापसी कहानी में कहीं पर भी अपनेपन का एहसास हमें नहीं होता
और घर के प्रति जो मोह का भंग है वो यहाँ पे दृष्टिगोचर होता है। घर के प्रति गजेंद्र बाबू का मोह भंग हो जाता है। जिस उम्मीद से, जिस हुलस से वो वापस आते हैं, वो उनका घर पर आने के बाद समाप्त हो जाता है। तो ये कहानी हमें अपने आप में गजेंद्र बाबू के जीवन की उस हताशा की ओर ले जाती है, जहां पर कि वो अकेले हो जाते हैं और वापस जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वहीं उनके अजनबीपन का एहसास हमें होने लगता है। उषा प्रेमदा इस एहसास को, इस अकेलेपन को हमारे दिल तक पहुंचाने में सफल हो जाती हैं। तो ये कहानी अपने आप में बेजोड़ है और हमारे यथार्थ परक जीवन का एक चित्र प्रस्तुत करती है। तो ये थी कहानी वापसी, उषा प्रेमदा द्वारा लिखित। अगली रचना के साथ फिर उपस्थित होंगी, तब तक के लिए नमस्कार।